नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पृथ्वी की अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ साथ हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, तिथि का निर्धारण कैसे किया जाता है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले आप थ्योरी को अच्छे से समझिए और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर ज़रूर अटेम्प्ट करिए ताकि आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन कभी गलत ना हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी पर किसी भी भौगोलिक स्थिति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। और ये जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं, मतलब कि पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की तरह कोई भी रेखा नहीं है, बल्कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं और इंग्लिश में लेटीट्यूड लाइंस कहते हैं। तो इंग्लिश में तो आसान है, जो लेटी हुई लाइनें हैं उन्हें लेटीट्यूड लाइंस कहते हैं। और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? तो जो वर्टिकल लाइंस होती हैं यानी कि सीधी रेखा होती हैं उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं को डिटेल में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बने हुए जाल को ग्रिड कहा जाता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एग्जाम में पूछा गया था कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बने हुए जाल को क्या कहते हैं? तो ग्रिड कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह ग्रिड याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम पहले कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, इनकी हमारे ग्लोब पर स्थिति क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए ये ग्लोब है यानी कि हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे हम विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। तो ये क्या करती है? हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। उत्तरी भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा हमारे पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। उत्तरी भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और इसी विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में जो अक्षांश रेखा है उसे कहा जाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो अक्षांश रेखा है उसे कहा जाता है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर जो अक्षांश रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं और ये भारत के ऊपर से होकर गुजरती है। आगे हम देश के बारे में पढ़ेंगे, पर पहले आप इनकी स्थिति के बारे में जान लीजिए। तो 23.5 डिग्री उत्तर में है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में है मकर रेखा। तो ये तो हमने देख लिया। और इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम और ऊपर की ओर जाएं तो 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को जो उत्तर में है उसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्कटिक महासागर है तो इसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिक महाद्वीप है ना। तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। तो जैसा कि हमने देखा, जो भूमध्य रेखा है
जीरो डिग्री अक्षांश रेखा है ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक इसी प्रकार ग्लोब के बीचों बीच एक वर्टिकल लाइन यानी कि जीरो डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है जो पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। इस तरफ है पूर्वी देशांतर और इस तरफ पश्चिमी देशांतर। तो जो हमारे भारत की स्थिति है वो क्या है, तो देखिए भारत भूमध्य रेखा से ऊपर है, तो भारत की स्थिति है भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्व में है देशांतर के, तो पूर्वी देशांतर। याद रखिएगा भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर। और मैंने भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार पर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आपने नहीं देखी तो इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर पहले ही वीडियो है, ज़रूर देख लेना। मैंने वहाँ पर यह भी बताया है कि भारत किस अक्षांश रेखा पर है, किस देशांतर रेखा पर है, और ट्रिक भी बताई है कि इसे याद कैसे करना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये विषुवत रेखा है यानी कि भूमध्य रेखा है, और इसके समानांतर जो भी रेखाएं खींची गई हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में एक एक डिग्री के अंतराल पर 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। तो जैसा कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, आपको पता है कि ग्लोब यानी कि पृथ्वी गोल है, तो ये पीछे की ओर भी हैं तो वृत्त बन जाता है, पीछे की ओर भी है ना, तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये वृत्त बना लेती हैं। तो 90-90 अक्षांश वृत्त हैं। तो ये बीच में भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर की तरफ 90 अक्षांश वृत्त हैं और नीचे की तरफ भी दक्षिण में भी 90 अक्षांश वृत्त हैं, याद रखिएगा। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। और अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि 90 उत्तर में है, 90 दक्षिण में और एक भूमध्य रेखा है। तो टोटल कितनी हो गई, एक भूमध्य रेखा 90 उत्तर में 90 दक्षिण में, तो टोटल 181। पर याद रखिएगा अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु मान लिया जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 2 कम हो जाएंगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो भूमध्य रेखा पर वृत्त बनेगा वो सबसे बड़ा बनेगा, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वृत्त छोटा होता जाएगा, और ध्रुवों पर तो ये बिंदु के समान हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव पर भी और दक्षिणी ध्रुव पर भी। इसीलिए कई वैज्ञानिकों का कहना है इसे हम अक्षांश रेखा नहीं मानेंगे। इसीलिए 2 रेखाओं को कम कर दीजिए, जो उत्तरी ध्रुव पर है वो भी बिंदु के समान है और दक्षिणी ध्रुव पर है वो भी बिंदु के समान है। तो 90 और 90 में एक एक कम कर दो, कितना है 89 प्लस 89, और एक तो भूमध्य रेखा है ही, तो 179 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी जब हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु मान लें। अगर कुल संख्या पूछी जाए तो वो तो 181 है, पर अगर बिंदु मान लिया जाए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को तो ये संख्या हो जाएगी 179, याद रखिएगा। तो आगे है कि 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी को जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, जोन कहते हैं, और हिंदी में इसे कटिबंध भी कह देते हैं, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, विषुवत अथवा भूमध्य रेखा है। ये तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होगी, तो भूमध्य रेखा होगी। और भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 40,075.16 किलोमीटर, ये इसकी एग्जैक्ट लंबाई है, पर कहीं कहीं पर इसे राउंड ऑफ करके दे दिया जाता है 40,076 किलोमीटर। पर याद रखिएगा इसकी एग्जैक्ट लंबाई कितनी है, 40,075.16 किलोमीटर। अब हम आगे देखते हैं। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने समझ लिया, और अक्षांश रेखाओं से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है जो हमारी धरती है यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुके होने के कारण जो सूर्य की रोशनी है ये कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक सीधी पड़ती है। तो सूर्य लंबवत होता है कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक। हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे वर्ष
जो सूर्य की सीधी रोशनी है ये कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक ही पड़ती है, और बाकी की जगह पर जो सूर्य की रोशनी है ये तिरछी पड़ती है। इसीलिए वहाँ पर सूर्य की रोशनी में ताप काफ़ी कम होता है। और कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में जितने भी देश आते हैं यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, इसीलिए ये गर्म देश होते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो ये अफ्रीका महाद्वीप है ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। इसी कारण पूरे वर्ष जो सूर्य की रोशनी है अफ्रीका महाद्वीप पर सीधी पड़ती है। पूरे वर्ष सूर्य लंबवत होता है अफ्रीका महाद्वीप पर, इसीलिए जो अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु है वो गर्म जलवायु है। वहाँ के लोग भी, उनकी स्किन का कलर भी थोड़ा डार्क है ना, क्योंकि वहाँ की जलवायु काफ़ी गर्म है। और 21 जून को जो सूर्य है ये कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकता है। तो कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकता है, जिस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। और 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और फिर यही सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर लंबवत होता है। मकर रेखा के ऊपर एकदम सीधी रोशनी पड़ती है, जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर के होता है। तो दोनों ही याद रखिएगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो आगे अब हम पहले ये देख लेते हैं कि जो भूमध्य रेखा है ये किन किन देशों से होकर गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इससे तो एक प्रश्न पूछा ही जाएगा कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितने देशों से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने? 13। पहले मैं आपको मैप की सहायता से समझा देता हूँ, उसके बाद इसे याद करने का तरीका बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो भूमध्य रेखा है मैंने आपको बताया था ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और सबसे पहले ये दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका के इक्वाडोर में एंटर करती है। कौन से? इक्वाडोर। देखिए, नाम भी है इक्वेटर और देश भी कौन सा है? इक्वाडोर। उसके बाद दक्षिण अमेरिका का दूसरा देश है कोलंबिया। तो कोलंबिया में प्रवेश करती है। और उसके बाद तीसरा देश है ब्राज़ील। तो 3 देश हो गए साउथ अमेरिका के। कौन कौन से? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इसे शॉर्ट में हम ECB से याद करेंगे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ECB। ई से इक्वाडोर, C से कोलंबिया और B से ब्राज़ील। तो इसके बाद साउथ अमेरिका के बाद ये रेखा अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश करेगी। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले एक छोटा सा आइलैंड है अफ्रीका महाद्वीप के पास, इसका नाम है साओ टोम एंड प्रिंसिपे। तो इसके ऊपर से होकर रेखा गुजरती है। कौन सा आइलैंड है? साओ टोम एंड प्रिंसिपे। तो इसके बाद ये जो भूमध्य रेखा है ये अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश कर जाएगी। और पहला देश कौन सा होगा? उसके बाद होगा गैबोन, छोटा सा देश है। तो गैबोन के बाद कांगो और कांगो गणराज्य। पहले एक ही देश थे कांगो और कांगो गणराज्य, पर बाद में अलग अलग हो गए। दोनों ही याद रखिएगा, कांगो और कांगो गणराज्य। और इसको तो याद रखना और भी आसान है, क्योंकि एक जीके का प्रश्न पूछा जाता है ना कि जो कांगो नदी है ये किस रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जो कांगो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो और कांगो गणराज्य ये तो भूमध्य रेखा पर होंगे ही। तो उसके बाद है ये रेखा आगे कहाँ जाती है? युगांडा में। युगांडा के बाद केन्या और केन्या के बाद सोमालिया। तो सोमालिया समुद्री डाकुओं के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में साओ टोम छोटा सा आइलैंड
उसके बाद गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। उसके बाद यह भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप में प्रवेश करती है। सबसे पहले कौन सा देश है? मालदीव। मालदीव के बाद इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के बाद किरिबाती। 3 देश हो गए, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, एशिया महाद्वीप में। तो इन्हें कैसे याद करेंगे? तो एशिया का कौन सा तानाशाह है जो आए दिन परमाणु बम की धमकी देता रहता है? कभी अमेरिका को देता रहता है, कभी साउथ कोरिया को। तो किम जोंग। तो तानाशाह है ना, तो उसी के नाम से, क्योंकि ये एशिया महाद्वीप में गुजर रही है, तो हम रिलेट कर सकते हैं। किम, KIM, किम। तो कैसे होगा? किरिबाती, आई से इंडोनेशिया और एम से मालदीव। तो शुरुआत हमने की थी ECB, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। उसके बाद छोटा सा आइलैंड अफ्रीका महाद्वीप का, कौन सा? साओ टोम। साओ टोम के बाद गैबोन और 2 देश हैं, कांगो, कांगो गणराज्य। उसके बाद युगांडा, केन्या, सोमालिया। उसके बाद किम, किरिबाती, इंडोनेशिया और मालदीव। तो इस तरह आप इसे मैप की सहायता से बहुत ही आसान तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। आपको किसी ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 बार आप पढ़ लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप लोकेशन के साथ याद कर पाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। तो भूमध्य रेखा के बाद आगे हम देखते हैं कि मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश हैं? पहले हम मैप की सहायता से देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इसे याद कैसे करना है। तो पहले हम मैप में देख लेते हैं। तो जो ये मकर रेखा है, ये साउथ अमेरिका के देश, पहला कौन सा देश है? चिली। चिली में प्रवेश करती है। उसके बाद अगला देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद छोटा सा देश है, कौन सा? पराग्वे। पराग्वे के बाद अगला देश है ब्राज़ील। 4 देश हो गए साउथ अमेरिका के, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। उसके बाद जो ये मकर रेखा है, ये अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश करती है। और अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं? तो 5वें नंबर पे देश है नामीबिया। नामीबिया के बाद है बोत्सवाना। बोत्सवाना के बाद है दक्षिणी अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के बाद अगला देश है मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक के बाद ये आगे सीधा मेडागास्कर में प्रवेश करती है, मेडागास्कर। और मेडागास्कर के बाद ये सीधा ही ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करती है। तो 10 देश हो गए, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। ये हो गए साउथ अमेरिका के। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और आगे है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर के बाद सीधा ही ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर से होकर गुजरती है। तो ये 10 देश हो गए। तो अब हम देखते हैं कि इन्हें ट्रिक की सहायता से कैसे याद करेंगे। तो ट्रिक तभी काम आएगी जब आपने इसे एक बार पढ़ा होगा और वर्ल्ड मैप में देखा होगा कि ये रेखा कहाँ से गुजरती है, तभी ट्रिक से आप इसे याद कर पाएंगे। तो छोटी सी ट्रिक है, एब्रीविएशन की सहायता से आप इसे याद कर पाएंगे। तो ABC अल्फ़ाबेटिकल, ABC और PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, PNB मैम्स, ABC PNB मैम्स। तो इसकी सहायता से आप रिलेट करके 10 देशों को याद कर पाएंगे। पर ये तभी याद होंगे जब आपने इसे एक बार पढ़ा होगा और आपने समझा होगा। तो कन्फ्यूज़न आपको होगी, वो इसे दूर हो जाएगी ट्रिक की सहायता से। तो ए से कौन सा देश हुआ? अर्जेंटीना। बी से ब्राज़ील, सी से चिली, पी से पराग्वे। तो ये 4 देश हो गए साउथ अमेरिका के। उसके बाद एन से नामीबिया, बी से बोत्सवाना, एम से मोजाम्बिक, ए से ऑस्ट्रेलिया, एम से मेडागास्कर और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये 10 देश इस प्रकार हम ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। और मैप की सहायता से हमने देख ही लिया। तो आपको कोई लाइन याद करके इन देशों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक बार इन्हें पढ़ लें, इसकी रिवीजन कर लें और ये छोटी सी एब्रीविएशन की सहायता से इन्हें याद कर लें। आपको भूलेगा नहीं, तो इसकी रिवीजन ज़रूर कर लेना। मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा,
टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से इसके नोट्स ज़रूर बना लेना और जैसे मैंने लिखा है ठीक इसी प्रकार लिखना और इसकी ट्रिक भी लिख लेना ताकि आपको याद रहे। अब हम आगे देखते हैं। तो मकर रेखा के बाद आगे हम देखते हैं कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है। कितने देश? 18 देश। तो इन्हें याद रखना बहुत ही आसान है। मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें कैसे याद करना है। पहले मैप में इसकी स्थिति देख लेते हैं। तो देखिए, जो कर्क रेखा है ये सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के देश मैक्सिको में प्रवेश करती है। कौन सा देश है? मैक्सिको। और उसके बाद दूसरा देश है बहामास। तो मैक्सिको के बाद ये रेखा बहामास के ऊपर से होकर गुजरती है। दोनों ही उत्तरी अमेरिका के देश हैं, मैक्सिको, बहामास। उसके बाद यह रेखा अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश करती है। और अफ्रीका महाद्वीप में पहला कौन सा देश है? तो पश्चिमी सहारा। कहीं कहीं पर आपने किताबों में मोरक्को पढ़ा होगा, पर याद रखिए जो पश्चिमी सहारा देश है जहाँ से ये रेखा होकर गुजरती है उसे मोरक्को दावा करता है कि वो ज़मीन उसकी है। पर याद रखिए ऑफिशियल तौर पर वो ज़मीन वेस्टर्न सहारा यानी कि पश्चिमी सहारा की है। दावा जरूर मोरक्को करता है पर वो ज़मीन पश्चिमी सहारा की है। इसीलिए याद रखिएगा ये जो कर्क रेखा है ये पश्चिमी सहारा के ऊपर से होकर गुजरती है। तो पश्चिमी सहारा के बाद अगला देश है मोरिटानिया। मोरिटानिया के बाद अगला देश है माली। माली के बाद अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद नाइजर। नाइजर के बाद लीबिया। लीबिया के बाद चाड। तो चाड से भी होकर गुजरती है। कहीं कहीं पर चाड मेंशन नहीं किया गया, पर याद रखेगा चाड के ऊपर छोटी सी सीमा है, वहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो चाड के ऊपर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और आपके फ़ोन में गूगल अर्थ तो होगा ही, तो गूगल अर्थ में देखिए कि कर्क रेखा चाड के ऊपर से होकर गुजरती है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि चाड के उत्तरी सीमा से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो चाड के बाद अगला देश कौन सा है? मिस्र यानी कि इजिप्ट। इजिप्ट के बाद यह रेखा मिडल ईस्ट से होकर गुजरती है। तो मिडल ईस्ट के 3 देश याद रखेगा। कौन कौन से? सऊदी अरब, UAE और ओमान। 3 देशों से होकर गुजरती है, सऊदी अरब, UAE और ओमान। उसके बाद यह रेखा भारत में प्रवेश करती है। भारत में आपको पता है कि कर्क रेखा प्रवेश करती है। तो भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है ये मैंने आपको उसी वीडियो में बताया हुआ है जो मैंने आपको बताया था भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार। तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ज़रूर देख लेना, वहाँ मैंने आपको बताया हुआ है कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये कर्क रेखा अगर भारत से गुजर रही है तो भारत के बगल में है बांग्लादेश, वहाँ से भी गुजरेगी। तो बांग्लादेश के बगल में है म्यांमार, वहाँ से भी गुजरेगी। और म्यांमार के आगे है चाइना और ताइवान, वहाँ से गुजरती है। तो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान, इन देशों के ऊपर से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको एक ओवरव्यू मैंने दे दिया कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो इसे याद कैसे करना है। तो पहले तो आप इन्हें मैप की सहायता से ही याद करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान है। कैसे? देखिए, आपको पता है कि भारत के ऊपर से होकर तो गुजरती है। तो अगर भारत के बगल में कौन सा देश है? बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। तो 5 देश तो आसान है याद रखने, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। और 3 मिडल ईस्ट के देश हैं, इन्हें भी एक ग्रुप में याद रखिएगा, सऊदी अरब, UAE और ओमान। कौन कौन से? सऊदी अरब, UAE और ओमान। तो कितने देश हो गए? उधर थे 5, 3 8 और उसी के बगल में है मिस्र। हमने देखा ना, ये सऊदी अरब है और ये मिस्र। तो सऊदी अरब और मिस्र, तो कितने देश हो गए? 9 देश। तो 9 देश तो आपने इतने आसान तरीके से याद रख लिया मैं आपकी ही सहायता से। और 2 देश नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन से थे? मैक्सिको और बहामास। 11 देश हो गए। तो कितना आसान है याद रखना। और उसके बाद पश्चिमी सहारा, मैंने आपको बताया कि मोरक्को दावा करता है। तो पश्चिमी सहारा के बाद मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, ये अफ्रीका के देश हैं और इन्हें याद रखना
थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी तो याद रखना कितना आसान है, पर इन्हें भी याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। छोटी छोटी एब्रीविएशन है, इनकी सहायता से आप इन्हें याद रख पाएंगे। पर पहले आपको मैंने जैसा कि बताया कि एक बार ज़रूर पढ़ा होना चाहिए। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है ये कहाँ से गुजरती है, वहाँ पर कौन कौन से देश हो सकते हैं। तो वर्ल्ड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी ये ट्रिक आपके काम आएगी। नहीं तो 18 देशों की याद रखना थोड़ा कठिन है, पर ट्रिक की सहायता से और अपनी ऑब्जर्वेशन की सहायता से आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो देखिए कैसे। तो हम इन देशों को ग्रुप में याद करेंगे। ग्रुप में याद रखने का फ़ायदा होता है। तो कौन कौन से ग्रुप में याद रखेंगे, देखिए। पहले 5M। तो 5M कौन कौन से देश हैं? मैक्सिको, जहाँ से ये रेखा की शुरुआत होती है। मैक्सिको, मॉरिटानिया, माली, मिस्र और म्यांमार। कितने हो गए? 5M। तो ये एक ग्रुप हो गया। तो 5M के बाद दूसरा ग्रुप कौन सा है? ट्रिपल बी। ट्रिपल बी कैसे? मैक्सिको हमने पहले यहाँ पर देखा था। मैक्सिको के बाद क्या था? बहामास। तो ट्रिपल बी ग्रुप है। बहामास, भारत और बांग्लादेश, 3 ये देश हो गए। तो 5 3 8। और उसी के साथ हमने पढ़ा था ट्रिपल बी डबल सी, चाड और चीन। चाड मैंने आपको बताया ना कि कई किताबों में लिखा हुआ है कि चाड से होकर नहीं गुजरती, पर गुजरती है। और चाड के बाद है चीन, हमने पढ़ ही लिया। और जब चीन आएगा तो चीन के साथ ताइवान को याद रख लेना, क्योंकि चीन ताइवान पे अपना दावा करता है, जबकि ताइवान एक अलग देश है। तो चीन के साथ आप ताइवान को याद कर लेना, क्योंकि हमें तो याद करना है। तो 5M हो गया, ट्रिपल बी डबल सी, 5 3 8 3 11। 11 देश तो आसानी से याद हो गए। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ये मिडल ईस्ट वाले देश हैं इन्हें एक ही साथ याद रख लेना, सऊदी अरब, UAE और ओमान। तो कितने हो गए? 11 3 14। अब बचे 4। तो जो 4 बचे हैं, अलोन बचे हैं, तो उससे हम लोन की सहायता से याद रखेंगे। लोन यानी कि घास का मैदान। L से लीबिया, A से अल्जीरिया, W से वेस्टर्न सहारा और N से नाइजर। तो इस प्रकार आप इन्हें ग्रुप की सहायता से भी याद कर सकते हैं, और मैंने मैप की सहायता से भी समझा दिया कि मैप की सहायता से कैसे याद करना है। ये आपको भारत से लेकर ताइवान तक एक साथ याद करना है। उसके बाद मिस्र से लेकर ओमान तक एक साथ याद करना है। नॉर्थ अमेरिका के एक साथ याद करना है, और बाकी अफ्रीका महाद्वीप के एक साथ याद करना है। तो मैप की सहायता से आप इस तरह याद कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप की सहायता से यानी कि ट्रिक की सहायता से याद करना है तो मैंने एब्रीविएशन भी बता दी। तो दोनों तरीकों में से आपको जो बेस्ट लगे उस तरीके से आप इन्हें याद कर लें। तो आगे अब हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, इनको जो मिलाने वाली रेखाएं हैं इसे हम क्या कहेंगे? देशांतर रेखाएं कहेंगे। और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बढ़ती जाती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आने पर देशांतर रेखाओं की दूरी घटती जाती है। ये तो जाहिर सी बात है, यह ध्रुव। तो ध्रुव से अगर हम भूमध्य रेखा की ओर जाएं तो आप देखेंगे कि दूरी बढ़ रही है, पर अगर आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो दूरी घट रही है। ये तो जाहिर सी बात है ना। उसके बाद है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो भूमध्य रेखा पर होगी। कितनी दूरी है? 111.32 किलोमीटर, याद रखिएगा। तो आगे है कि हर एक डिग्री के अंतराल पर 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, और कुल मिलाकर ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखाएं हैं? तो कुल मिलाकर ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। कितनी? 360। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को, और इसी को ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, पर पहले आप जान लीजिए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और दो देशांतर रेखाओं के
बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोरे कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहते हैं और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है, याद रखिएगा। तो आगे अब हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे किसी देश के समय का निर्धारण किया जाता है। तो देशांतर के आधार पर ही किसी देश का समय ज्ञात किया जाता है और विश्व के सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह तय किया था कि लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला से जो गुजरने वाली रेखा है, इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा मानेंगे। तो जो आप देख रहे हैं, इसी रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यानी कि 0 डिग्री पर स्थित है, याद रखिएगा, और इसी को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। तो समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पर पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। तो ये रेखा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। तो जब हम इसके पूर्व में जाएंगे, यानी कि इसके ईस्ट में जितने भी देश हैं वहाँ पर समय प्लस में होगा, और इसके वेस्ट में जितने भी देश हैं वहाँ समय माइनस में होगा। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिस कारण क्या होगा, पहले सूर्य की रोशनी पूर्व की ओर जितने भी देश हैं वहाँ पर पड़ेगी। इसीलिए पूर्व का समय, यानी कि ईस्ट में जो देश हैं उनका समय पश्चिम में जो देश हैं उनके समय से आगे है। तो याद रखिएगा, जो ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, इससे जो पूर्व में देश हैं उनका समय आगे होगा। तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कैसे। तो मान लीजिए जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है ये जितने भी देशों से होकर गुजरती है, अगर वहाँ पर दिन के 1 बज रहे हैं, तो अगर हम पूर्व की ओर जाएंगे इस अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से, तो वहाँ पर समय कितना हो रहा होगा, इससे आगे चलेगा। कहीं पर 2 बजेंगे, कहीं पर 3 बजेंगे, कहीं पर 4 बजेंगे। और ये समय का निर्धारण कैसे होगा, कैसे इसकी गणना की जाएगी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बस मैं आपको अभी एक उदाहरण समझा रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि समय कहाँ पर बढ़ेगा, कहाँ पर कम होगा। और अगर हम पश्चिम की तरफ आएंगे तो यहाँ समय कम होगा। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 1 बज रहे हैं तो यहाँ पर 12 बज रहे होंगे, और पीछे आएंगे तो 11 बज रहे होंगे, 10 बज रहे होंगे। तो पूर्व में प्लस में होगा और पश्चिम में माइनस में होगा। ये था बेसिक कंसेप्ट। अब हम आगे देखें। तो जैसा कि हमने पीछे देखा, मैंने आपको बताया कि ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है और इसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। तो जीएमटी के आधार पर ही समय का आंकलन किया जाता है। तो 1 डिग्री देशांतर रेखा पर 4 मिनट का फर्क पड़ जाता है और 15 डिग्री देशांतर रेखा पर 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है। ये हमने कैसे निकाला, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसको निकालना कैसे है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि 15 डिग्री देशांतर रेखा पर 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है। मैं आपको उदाहरण की सहायता से समझाता हूँ कैसे। तो देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो यहाँ पर जितने भी देश हैं, मान लीजिए वहाँ पर दिन के 1 बज रहे हैं। तो अगर हम पूर्व की तरफ जाएं, यानी कि ईस्ट की ओर जाएं, तो 15 डिग्री देशांतर रेखा पर कितने घंटे का फर्क पड़ेगा? तो मैंने आपको बताया कि 15 डिग्री देशांतर रेखा पर 1 घंटे का फर्क पड़ जाएगा। अब रही बात कि प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो मैंने आपको बताया कि ईस्ट में प्लस में समय होगा। तो 1 बज रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 बजेंगे। और आगे हम जाएं तो 30 डिग्री देशांतर रेखा पर कितने बजेंगे? तो 15 डिग्री देशांतर रेखा पर 1 घंटे का फर्क, तो 30 डिग्री देशांतर रेखा पर 2 घंटे का फर्क। तो यहाँ पर 2 घंटे का फर्क होगा और ये 2 घंटे ग्रीनविच मीन टाइम से आगे होंगे। तो अगर यहाँ पर 1 बज रहे हैं तो यहाँ पर 2 घंटे का फर्क, यानी कि 3 बजेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर हम पश्चिम की तरफ जाएं तो मान लीजिए यहाँ पर 15 डिग्री देशांतर रेखा देखें तो यहाँ पर भी 1 घंटे का फर्क तो पड़ेगा, पर वो 1 घंटा माइनस में होगा क्योंकि ये पश्चिम में स्थित है। तो अगर यहाँ पर 1 बज रहे हैं तो यहाँ पर 15 डिग्री देशांतर रेखा पर 12 बजेंगे, और अगर और पीछे जाएं तो 30 डिग्री देशांतर रेखा पर 11 बजेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि 15 डिग्री देशांतर रेखा पर 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है। और ये निकाला कैसे, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है ये 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार चक्कर लगा लेती है। तो 24 घंटे पर अपने अक्ष पर ये एक बार घूम जाती है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी। तो 1 घंटे में 360
बटे 24 यानी कि 15 डिग्री घूमेगी। इसीलिए 15 डिग्री पर 1 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। और अगर हम मिनट में निकालें तो 15 डिग्री पर 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, तो 1 डिग्री पर 60 बटे 15 यानी कि 4 मिनट। तो 1 डिग्री देशांतर रेखा पर 4 मिनट का फ़र्क पड़ता है और 15 डिग्री देशांतर रेखा पर 1 घंटे का फ़र्क पड़ता है। ये आप याद कर लेना, क्योंकि बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें ये बार बार नहीं निकालना कि 24 घंटे बराबर 360 डिग्री, इसको डिवाइड करना है। आपको सीधा इतना ही पता होना चाहिए कि 15 डिग्री देशांतर रेखा पर 1 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है और 1 डिग्री देशांतर रेखा पर 4 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है। तो अब हम आगे अब हम भारत के समय की गणना कर लेते हैं कि भारत का समय अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से कितना आगे है। आगे ही होगा, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो इसका समय आगे होगा। तो कैसे गणना करेंगे? तो जो भारत है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को अपना मानक समय रेखा मानता है। तो 82.5 डिग्री 82.5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने मिनट में आ जाएगा? क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि 1 डिग्री देशांतर रेखा पर 4 मिनट का फ़र्क पड़ता है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 330 मिनट आ जाएगा। यानी कि भारत का समय अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से 330 मिनट आगे है। और अगर हम मिनट को घंटे में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो 330 को 60 से डिवाइड कर दो तो 5 घंटे 30 मिनट आ जाएगा। तो भारत का समय अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो जब भी हमें कोई चीज़ डिग्री में दी हो, सीधा उसे 4 से मल्टीप्लाई करें, वो मिनट में आ जाएगा, और फिर 60 से डिवाइड कर दें तो आपको वहाँ का समय पता चल जाएगा कि वहाँ का समय अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से कितना आगे या पीछे है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के बाद आगे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में देख लेते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर पहले आप कुछ बेसिक बातें जान लीजिए। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया है। क्यों मोड़ा गया है, मैं मैप की सहायता से आगे आपको समझाऊंगा। बस आप ये जान लीजिए कि इसे 4 बार मोड़ा गया है और यह रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और इसके सबसे नज़दीक बेरिंग जलडमरू मध्य है। कौन सा? बेरिंग जलडमरू मध्य। ये पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नज़दीक कौन सा जलडमरू मध्य है, तो बेरिंग जलडमरू मध्य है। तो अब हम मैप की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में समझ लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यह है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं और यह है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसे मैंने बीच में लिया है ताकि आपको समझा सकूं। इस तरफ है अमेरिका महाद्वीप, इस तरफ है एशिया महाद्वीप। तो अमेरिका महाद्वीप का अलास्का वाला एरिया और एशिया महाद्वीप का ये रूस वाला एरिया है ना, तो इसी के बीच में है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अगर हम पूर्व की ओर देखें तो यहाँ पर अगर रविवार है तो पश्चिम की तरफ जाएं तो यहाँ पर सोमवार होगा, एक दिन आगे होगा। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको उदाहरण की सहायता से समझाता हूँ। तो उदाहरण को आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पर है और यह है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री पर है। तो यहाँ पर मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 1 जनवरी का दिन है। कितने जनवरी का? 1 जनवरी का दिन है और रात के 12 बज रहे हैं। रात के 12 बज रहे हैं और 1 जनवरी का दिन है। तो अगर हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाएं तो 180 डिग्री देशांतर रेखा पर यहाँ पर कितना मतलब समय होगा? तो बताइए, 15 डिग्री देशांतर रेखा पर 1 घंटे का फर्क पड़ता है। तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जाने पर कितने घंटे का फर्क पड़ेगा? तो 12 घंटे का फर्क पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 1 जनवरी का ही दिन होगा। अगर वहाँ रात के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर यानी कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दिन के 12 बजेंगे, 12 घंटे का फर्क होगा ना। तो अब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं। तो पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये रेखा यहाँ से निकलेगी क्योंकि धरती गोल है। तो पश्चिम की तरफ आने पर पश्चिम की तरफ 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर कितने घंटे का फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पर भी 12 घंटे का ही फर्क पड़ जाएगा। 15 डिग्री देशांतर रेखा पर 1 घंटे का फर्क पड़ता है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा पर
12 घंटे का फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 12 घंटे का फ़र्क पड़ेगा, पर पश्चिम की ओर आने में समय माइनस में होगा। तो अगर वहाँ पर रात के 12 बज रहे थे और 1 जनवरी का दिन था, तो यहाँ पर 31 दिसंबर का दिन होगा और दोपहर के 12 बज रहे होंगे, क्योंकि अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 1 जनवरी का दिन है और रात के 12 बज रहे हैं, तो हम पश्चिम की तरफ आ रहे हैं, तो माइनस में होगा समय, 12 घंटे का फ़र्क है। तो 31 दिसंबर के दोपहर के 12 बजेंगे। तो देखिए, इधर 31 दिसंबर है और इधर 1 जनवरी है। तो मैंने आपको बताया था ना, पूर्व से अगर हम पश्चिम की तरफ जाएं तो एक दिन का हमें एक दिन बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर रविवार होगा तो यहाँ पर सोमवार होगा। तो आशा करता हूँ आपको एग्जाम्पल की सहायता से, ये एक एग्जाम्पल है ताकि आपको थोड़ा ये कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो आगे अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो एकमात्र ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। और उसके बाद है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो नदी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो माही नदी। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भूमध्य रेखा को कांगो नदी, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी और कर्क रेखा को माही नदी। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है वो क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो गोरे के नाम से जानी जाती है। अक्षांश रेखा होता तो बीच की दूरी जोन के नाम से जानी जाती। अगला प्रश्न है कि देशांतरों की संख्या कितनी है? तो कुल देशांतरों की संख्या है 360। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? ये आपको बताना है। तो किसका मिलान गलत है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये तो सही है। आगे है मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये गलत है क्योंकि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री अक्षांश, ये भी गलत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा है। आगे है दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, हाँ ये सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2 और 3। अगला प्रश्न है ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है? तो ग्रीनविच रेखा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, तो यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है कि देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। तो 1 घंटे का समय अंतराल बराबर 15 डिग्री। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? तो देखते ही पता चल गया होगा, बोलीविया से। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या चीन? तो कर्क रेखा नेपाल से होकर नहीं गुजरती। अगला प्रश्न है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो यह कहाँ पर स्थित है? तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये 2 घंटा आगे है। तो आगे है यानी कि पूर्वी देशांतर रेखा पर होगा काहिरा। तो पश्चिमी देशांतर तो गलत हो जाएगा, दोनों ही गलत हैं। पूर्वी देशांतर पर होगा तो 2 घंटा आगे है। 15 डिग्री पर 1 घंटा, तो 30 डिग्री पर 2 घंटा। तो इसका सही होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय मानक के बीच क्या अंतर होगा? तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट, मैंने आपको बताया था। आज का आखिरी प्रश्न है कि यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटा आगे है तो वह स्थान कहाँ पर स्थित होगा? तो 12 घंटा आगे है यानी कि पूर्वी देशांतर पर होगा, तो पश्चिमी देशांतर तो गलत हो गया। 12 घंटा आगे है यानी कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 180 डिग्री बराबर 12 घंटे होंगे। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।